दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय हेतु प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जून 2008 में आयोजित परीक्षा का व्याख्यात्मक हल, जो आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम यूजीसी नेट जून 2008 में आयोजित राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत और विचार से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, महाभारत में शासन कला और उसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इसमें से कुछ ऑप्शन हैं आपके आदि पर्व, सभा पर्व, युद्ध पर्व और शांति पर्व में से किस भाग में शासन के सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपका उत्तर है ऑप्शन डी, शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्रिपरिषद और कर व्यवस्था के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, व्याख्या करते हैं अरस्तु किन विचारों के कारण राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं या प्रथम राजनीति विज्ञानी। तो ये देखिए, आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने सबसे पहले किया था। इसके अलावा राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया था। अरस्तु एक व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारक था और उसने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था और इसी आधार पर अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक या राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि राजनैतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, हाब्स, लॉक और रूसो। तो राजनीति को नैतिकता से पृथक्कृत करने का कार्य दोस्तों मैकियावेली ने किया था और मैकियावेली का मानना था कि जो व्यक्तिगत नैतिकता है और सार्वजनिक नैतिकता है उन दोनों में अंतर होता है, इसलिए जो शासक होता है उसे गैर नैतिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है आपका, मैकियावेली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजनैतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जेएस मिल, हीगल, मार्क्स और टीएच ग्रीन। तो सही उत्तर है आपका हीगल। हीगल के द्वारा राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्रभुत्व यानी हेजेमनी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रभुत्व या हेजेमनी या प्राधान्य जिसको कहा जाता है उसकी अवधारणा ग्रामसी से संबंधित है। ग्रामसी के प्राधान्य की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें उसने ये चर्चा की है नव मार्क्सवादी सिद्धांत की कि आधुनिक जो बुर्जुआ समाज होता है उसकी दृढ़ता का मुख्य कारक शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होता है। तो प्रभुत्व या प्राधान्य की संकल्पना सब ग्रामसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया है? तो दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत के विचारकों में आप जानते हैं हाब्स, लॉक और रूसो हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य विचारक हैं जो कि सामाजिक संविदा से जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शन हैं मार्क्स, राल्स, लेनिन और नाजिक। तो दोस्तों इसमें से राल्स और जो नाजिक हैं इन्होंने भी सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4, यानी राल्स और नाजिक इन दोनों ने भी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। कारण है कि जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के होते हैं। जनसाधारण ही राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य होता है आम जनता या लोगों का समूह, और इन आम जनता या लोगों के समूह से मिलकर परिवार का सृजन होता है। परिवार से गांव का और गांव से मिलकर राज्य का सृजन होता है। तो इस आधार पर ये व्याख्या ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है दोस्तों, इसमें जो आपके विचारक हैं मैकियावेली, हाब्स, रूसो और मिल। तो इसमें आप सही क्रम से देख सकते हैं, सबसे पहले मैकियावेली है, उसके बाद हाब्स है, फिर लाक है, फिर रूसो है, फिर मिल है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैकियावेली, हाब्स, रूसो और मिल। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आएगा आपको उग्र मानववाद या नवमानववाद। इसको आप जानते हैं कि एम.एन. राय हैं उग्र मानववाद के प्रवर्तक। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु या राजनीतिक सिद्धांत का पतन जो है वो लासलेट ने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा जो राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास है ये ईस्टर्न का सिद्धांत है, ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास कहा था। और अधिकारिता सिद्धांत जो है वो नाजिक की अवधारणा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा सही मिलान के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति उन्मूलन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। चतुर्तर्क आपका हीगल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मानवीय चक्र महर्षि अरविंद या अरविंद घोष और हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है। तो आप इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही कूटों के मिलान से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। जाति उन्मूलन अंबेडकर, चतुर्तर्क हीगल, मानवीय चक्र का सिद्धांत अरविंद और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन है आपका अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं। तो ये सही है। अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं। कारण है कि अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये जो कथन और कारण है दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं तुलनात्मक राजनीति से। तो डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? ऑप्शन ए है आपका राजनीतिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं। तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की नियामक कार्यविधियां जो होती हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड होते हैं। व्याख्या देखते हैं। ईस्टन कहते हैं कि समाज स्वयं एक व्यवस्था होता है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनैतिक व्यवस्थाओं को राजनैतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में विभाजित किया है? तो राजनैतिक व्यवस्थाओं को इन वर्गों में विभाजित करने का श्रेय जो है वो विचारक हैं एडवर्ड सिल्स। एडवर्ड सिल्स जो हैं इन्होंने राजनैतिक व्यवस्थाओं का जो विभाजन है राजनैतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। तो कौन से ऐसे देश हैं या किन देशों का समूह है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपका ऑप्शन विकल्प 1 है अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो इसमें से जो है अमेरिका और स्विट्जरलैंड, दोस्तों अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? जो विधि का शासन होता है दोस्तों, ये किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा है न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण और सीमित सरकार।
तो विधि के शासन से जो संबंधित है दोस्तों वो है सीमित सरकार। तो विधि के शासन के 3 अर्थ होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता है और संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम होते हैं। ये रूल ऑफ लॉ के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो इसमें से देखा जाए तो सीमित सरकार जो है वो विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है? तो पार्टियां हैं आपकी, कौन कौन सी पार्टियां दी गई हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी और फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है, ब्रिटिश लेबर पार्टी। ब्रिटिश लेबर पार्टी को दुनिया की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली की ये विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, औपचारिक और वास्तविक। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, यदि राजनैतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया समझाती है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता है। कारण है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सामाजिक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानक और व्यवहारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जाता है और यह उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए आमंड जो हैं राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, आमंड का जो वो है सूची 2 में इनसे संबंधित विचार है वो है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं। तो आमंड का राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता हो गई, ईस्टन का समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन हो गया, लुसियन पाई समानता क्षमता और विशिष्टीकरण और हंटिंगटन का है संस्थाओं का पतन और विघटन तथा उनका विकास। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए ये सही होगा। देखिए ए का आमंड का हो जाएगा 2, बी का ईस्टन का हो जाएगा समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन, लुसियन पाई जो हैं इनका हो जाएगा समानता क्षमता और विशिष्टीकरण और हंटिंगटन का है संस्थाओं का पतन विघटन और उनका विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें कुछ देश हैं और उनसे संबंधित जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो देखिए फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय स्थित हैं। यूके में दोस्तों सर्वसत्ताधारी संसद है, यानी यूके में संसद की सर्वोच्चता का विचार अपनाया गया है। यूएसए में न्यायिक समीक्षा, देखिए मिलान करिए, यूएसए में न्यायिक समीक्षा और भारत में विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से कुछ संकल्पनाओं का क्रम बताना है कि कार्ल ड्यूस द्वारा प्रयुक्त संकलनात्मक ढांचे में उसने इसका किस प्रकार से प्रयोग किया है। देखिए किस प्रकार से जो प्रश्न हैं कई परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। तो इस प्रश्न को हमने जो है 2007 के यूजीसी नेट परीक्षा में देखा था और 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है उग्रगामिता यानी लीड, भार यानी लोड, पीछे रहना यानी लैग और प्रत्युत्पन्नता यानी गेन। तो जो क्रम है वो है लोड, लैग, गेन और लीड। लोड, लैग, गेन और लीड। तो इस हिसाब से आपका उत्तर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कथन और कारण से संबंधित है। अगला प्रश्न तो कथन है आपका कि जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है, ये सही है। और कारण है आपका कि जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, ये कानूनी सहायता आंदोलन का एक रणनीतिक हथियार है क्योंकि जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए व्यवस्था करता है। अब आइए देखते हैं भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है? तो इसमें सही उत्तर है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं।
संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है संविधान का 93वां संशोधन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायणन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर के.आर. नारायणन जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जहां पर दो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र का लेकिन कार्यपालिका का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा यूएनपीए में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों यूएनपीए में जो है उसकी स्थापना के समय तेलुगु देशम पार्टी शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? तो एच.डी. देवगौड़ा। आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव ये लोग लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज का सृजन करना है, सही है। कारण है व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है। सुभाष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन और सांप्रदायिक पंचाट अवार्ड। तो देखिए यहाँ पर जो सही क्रम है ये है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, फिर सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। ज्ञान आयोग, सरकारिया आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसमें देखिए सही क्रम क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में बना था। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में बना था और सबसे बाद में ज्ञान आयोग बना था। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद हैं और उनके संदर्भ में सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 148 आप सभी जानते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा जिलाधीश का कार्य नहीं है? तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण, न्याय पंचायतों के लिए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और राजस्व की वसूली। तो इसमें से न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जिलाधीश का कार्य नहीं है, जबकि तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का संरक्षण और राजस्व की वसूली ये जिलाधीश का कार्य है। जिलाधीश जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस पद पर रहते हुए उसे शांति और व्यवस्था के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने 1959 में सबसे पहले पंचायती राज को क्रियान्वित किया था? तो सही ऑप्शन है आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश। उत्तर आपका सही उत्तर होगा, आंसर जो विकल्प है ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायत राज को क्रियान्वित किया था और सन 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज को क्रियान्वित किया था। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किया था। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन और सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समितियों के बारे में आपको यहाँ पर मिलान करना है। प्राक्कलन समिति का काम है दोस्तों व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति है ये विनियोजित लेखा की परीक्षा करती है। देखिए, और जो आपका अधीनस्थ विधायन होता है, अधीनस्थ विधायन क्या होता है? तो ये है अधीनस्थ विधायन हो जाएगा आपका कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा। और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति जो होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकरण की समीक्षा करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुछ प्रकार दिए गए हैं। समय समय पर राष्ट्रीय योजना की पालना की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना, और देखिए उपर्युक्त प्रकार किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किए जाते हैं। समय समय पर राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करती है, सामाजिक आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करती है और राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करती है। अब आइए लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहल किससे संबंधित था? तो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था। इसी के बाद नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है दोस्तों, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है, तो ये सही है। कारण है लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, तो ये सही भी है और कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो देखिए जो कथन है दोस्तों वो तो एकदम सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होता है। सरकार के काम बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं और हर प्रकार के कार्य लोक प्रशासन में शामिल होते हैं, लेकिन लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कथन कारण से। कथन है पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए। कारण है योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर करना है। देखिए सुरक्षा की आवश्यकताएं, आदर की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं और शारीरिक आवश्यकताएं। तो ये इसका पदानुक्रम हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो दोस्तों शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताएं आपकी पहले आ गई, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं और उसके बाद आपका आ गया सामाजिक आवश्यकताएं। तो सामाजिक आवश्यकताएं देखिए यहाँ पर है। उसके बाद आता है आदर की आवश्यकताएं। तो आदर की आवश्यकता देखिए दोस्तों 2 पे है और इसके अलावा स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं आ जाता है, तो ये 4 पर है। तो 51324 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? तो नई भर्ती में जो व्यक्ति आते हैं उनका प्रशिक्षण के लिए जो तैयार करता है वो है भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है मैकाले ने निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसका समर्थन किया था? तो मैकाले ने दोस्तों लिखित परीक्षण, शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन, निष्पादन का प्रदर्शन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं का समर्थन किया था, क्योंकि लोक कर्मचारियों को उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है जिसके लिए उनकी भर्ती की गई है। वे कार्य की विधि और प्रवीणता के संबंध में उन्हें परिचय कराया जाना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन तथा दल प्रणाली। तो दल प्रणाली राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है, जबकि नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। कौन सा देश हाल में सार्क का सदस्य बनाया गया है? तो सबसे लास्ट में जो सदस्य बना है वो अफगानिस्तान है। इसे 2008 में सार्क का सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है यूरोपियन आयोग, यूरोपियन प्रादेशिक आयोग, यूरोपियन संसद और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों ऑप्शन बी यूरोपियन प्रादेशिक आयोग यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेज का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेज के लेखक हेनरी किसिंजर हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता, ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेज ये हेनरी किसिंजर की रचना है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? तो ये है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन प्रस्तावित किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है। सही है। कारण है कि भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है दोस्तों, विश्व की बढ़ती हुई बदली हुई स्थिति में गुटनिरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है। कारण है कि भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों, विश्व की बदली हुई आर्थिक स्थिति में गुटनिरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में जो है प्रासंगिक नहीं है। सही है। और कारण में जो कह रहा है कि भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और कुछ सम्मेलन दिए गए हैं जिनका सही मिलान कराना है। तो हवाना में जो नाम शिखर सम्मेलन है, आगरा शिखर सम्मेलन, कारगिल संघर्ष और परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण आप मिलाएंगे तो 1998 जो है, कारगिल संघर्ष 1999, हवाना में आगरा शिखर सम्मेलन 2006 में आयोजित हुआ था दोस्तों। हवाना में 2006 में और आगरा शिखर सम्मेलन सन 2001 में आयोजित हुआ था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये हुआ था सन 2007 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था। और वाजपेयी की बस कूटनीति ये 1999 की है दोस्तों, और सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि कुछ घटनाएं हैं उनका सही कालक्रम मिलाना है। राष्ट्र संघ का निर्माण, विश्व युद्ध प्रथम, बांग्लादेश का जन्म और यूएसएसआर का विघटन। तो इसमें जो सही क्रम है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, सबसे पहले आएगा प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में हुआ था। फिर बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था और यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन सी के क्रम में सभी घटनाओं को सही कालक्रम में मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा राजनीति विज्ञान का यूजीसी नेट द्वारा जून 2008 में आयोजित प्रश्न पत्र। इसका हमने व्याख्यात्मक हल देखा। ये जो सॉल्व कर रहे हैं आप प्रश्न पत्र, ये आपके आगामी यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।